So this is Commercial Code Act 2015. सो कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015 ये एक्ट नंबर 4 है 2016। और जो इसकी प्रियम्बल इसका पढ़ते हैं, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 4 कोड का मेंशन है। कमर्शियल कोड, कमर्शियल अपीलेट कोड, उसी की अपीलेट कोड, देन कमर्शियल डिवीज़न, कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न। और ये कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है? ये इस्टेब्लिश हो रहा है हाई कोर्ट में। सो हाई कोर्ट में जब हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं 4 कोड, कौन सी? कमर्शियल कोड, कमर्शियल अपीलेट कोड, कमर्शियल डिवीज़न और चौथा कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न। ये हाई कोर्ट में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं? कि हमारे जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट हों, जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट हो ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, उनको डिसाइड किया जा सके। मैटर कनेक्टेड विथ और इंसिडेंटल देयर टू। जिसकी इन्फोर्समेंट डेट है वो 23 अक्टूबर 2015 है, एज यू कैन सी हियर। सो 23 अक्टूबर 2015 को ये इन्फोर्समेंट डेट है। डेफिनेशन क्लॉज में जो आपको समझना है वो इट इज़ लाइक यस। सो नंबर 1 सबसे पहले जो डिफाइन किया गया वो कमर्शियल अपीलेट कोड है। हम प्रियम्बल में क्या देख रहे थे? कमर्शियल कोड, कमर्शियल अपीलेट कोड। तो कमर्शियल अपीलेट कोड डिफाइंड है 2A में डिफाइंड है, और इसमें वही बोला है कि वही चीज़ होगी जो कमर्शियल अपीलेट कोड डिज़ाइन की गई है 3E में। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट अपीलेट कोड्स के बाद कमर्शियल डिवीज़न जो वाली अपीलेट होती है, तो वही डिफाइन किया है AA में, कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न। कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न डिफाइन किया है 2AA में, और इसको कहाँ पे डिफाइन किया है? वही जो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है। और ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट में डिसाइड हो रही हैं, हाई कोर्ट में हो रही हैं। सो कमर्शियल अपीलेट कोर्ट हो गई जो 3A में डिफाइंड है। कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न हो गया जो कि 5(1) में, सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है। कमर्शियल कोर्ट होती क्या है? इसका मतलब होता है जो सेक्शन 3 में डिफाइंड है। तो आप सीक्वेंस को ऐसे समझाइए, बनाइए, लाइक कमर्शियल कोड डिफाइन हो रहा है 3 में, उसके बाद कमर्शियल अपीलेट कोड डिफाइन हो रहा है 3A में, सेक्शन वाइज भी आप देख लीजिए। उसके बाद फिर बड़ा होता है कमर्शियल डिवीज़न, देन कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न, तो वो 5(1) में डिफाइंड हो रहा है। और ये जो A एंड B है, ये जो डिफाइंड है, ये अल्फ़ाबेटिकली है। सो अब समझते हैं कमर्शियल डिस्प्यूट क्या होता है। कमर्शियल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में पढ़ते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि ये ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें मर्चेंट, बैंकर, फाइनेंशियर एंड ट्रेडर, मर्चेंट, बैंकर, फाइनेंशियर एंड ट्रेडर सच एज दोज रिलेटिंग टू द मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। अब बेसिकली ये कैसे अराइज होता है? तो या तो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेंगे मर्चेंट, बैंकर, फाइनेंशियर, ट्रेडर, या तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड होगा। ये जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाली चीज़ें हैं, इशू रिलेटिंग टू एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम लॉ, ये भी कमर्शियल डिस्प्यूट में आ जाएगा। तो आपको ये लिस्ट समझना होगा क्या क्या कमर्शियल डिस्प्यूट में आएगा। सो नंबर, ठीक है, कोई चीज़ ट्रांजैक्शन है जो कि मर्चेंट, बैंकर और फाइनेंशियल ट्रेडर से अराइज हो रहा है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के थ्रू हो रहा है मर्केंटाइज और सर्विसेज, या कोई एडमिरल्टी और मैरीटाइम लॉ का सीन है जो इशू यदि अराइज हो रहा है तो वो भी कमर्शियल कोर्ट में आएगा। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि रिलेट कर रहा है एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, हेलीकॉप्टर, इनसे रिलेटेड, कैरीज ऑफ गुड्स, देन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग टेंडर। बेसिकली इसमें पैसा सबसे मेन इन्वॉल्वमेंट की, कमर्शियल वर्ड ही डिनोट कर रहा है कमर्शियल। नाउ फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट भी आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। देन इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें। एक बार वापस से लिस्ट देखिए नंबर 5 से, कैरीज ऑफ गुड्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग टेंडर्स, देन एग्रीमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन ट्रेड और कॉमर्स, देन फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो गया, मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी एग्रीमेंट हो गया, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हो गया, शेयर होल्डर एग्रीमेंट हो गया। ये 12 लिस्ट है। अभी लिस्ट और है, नेक्स्ट लिस्ट पे जाते हैं क्या है।
मान लीजिए कोई सब्सक्रिप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर्टेनिंग टू द सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग सर्विस एंड फाइनेंशियल सर्विस। कुछ इंडस्ट्री होती है ना जो आउटसोर्स करती रहती हैं, तो उनकी केस के लिए प्रोवाइड किया गया है। देन मर्केंटाइल एजेंसी एंड मर्केंटाइल यूजर्स। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर एग्जाम पर्पस इज इंपॉर्टेंट। देन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये ध्यान देना है आपको, इसमें रजिस्टर्ड भी आते हैं और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क दोनों भी आते हैं। यदि IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन, डोमेन नेम, ये सारी चीज़ें, तो ये भी कमर्शियल डिस्प्यूट में आएगा। देन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स करते हैं तो भी आएगा। देन एक्सप्लोटेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व एंड अदर नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये कुछ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा एग्जाम पर्पज से। इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस, ये भी है। लिस्ट थोड़ी लंबी है, ज़्यादा नहीं है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रिलेटेड टू एनी ऑफ द अबव, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यदि हो रहा है, एजेंट आप क्रिएट करें इन सब काम के लिए, तो भी सच द कमर्शियल डिस्प्यूट एज द नोटिफाई बाय द, कौन नोटिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अब इसमें सिंपली आपको क्या समझना है, एक्सप्लेनेशन पढ़िए कि एक कमर्शियल डिस्प्यूट है, इसे इस बात से कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें इट ऑल्सो इन्वॉल्व एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपली कमर्शियल डिस्प्यूट का मेन पर्पस क्या होता है कि हमारा जो डिस्प्यूट है वो विथ रिस्पेक्ट टू द कमर्शियल ट्रांजैक्शन, बेसिकली ये मनी से रिलेटेड होगा। तो वही एक्सप्लेनेशन में समझाया कि सिंपली बिकॉज ये रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं है, राइट ना। वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इज द स्टेट, सो सिंपली यदि एक पार्टी स्टेट है तो इस बात से भी आप ये प्रिज्यूम नहीं कर सके कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं होगा। नॉट सीजेस टू बी द कमर्शियल डिस्प्यूट लिखा हुआ है, तो कमर्शियल डिस्प्यूट स्टिल एग्जिस्ट में रहेगा इवन दो इट इज टॉकिंग अबाउट द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और या तो कोई एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी स्टेट है ना। अब पढ़ना है हमको कमर्शियल डिवीजन। हमने देखिए कैसे 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 किया। कमर्शियल अपीलेट कोर्ट है, सबसे पहले देखिए बी में जाइए तो कमर्शियल कोर्ट है, फिर ई में जाइए तो कमर्शियल अपीलेट कोर्ट है, देन फिर आपको आना होगा, इट इज़ टॉकिंग अबाउट डी कमर्शियल डिवीज़न। देन आपको मूव ऑन करना है कमर्शियल डिवीज़न, ये डी नंबर में जो है डी एंड डी फॉर डिवीज़न। सो कमर्शियल डिवीज़न ये जो डिफाइंड है, डिवीजन द हाई कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर 4(1). सो कमर्शियल डिवीजन 4 में हो रहा है। कमर्शियल अपीलेट डिवीजन कहाँ हो रहा है, कमर्शियल अपीलेट डिवीजन हो रहा है 5 में हो रहा है, 3 में हो रहा है कमर्शियल कोर्ट, 3A में हो रहा है कमर्शियल अपीलेट कोर्ट। कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट एंड देन कमर्शियल अपीलेट डिवीजन। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द कमर्शियल डिवीजन हो गया। देन डिस्ट्रिक्ट जज जो कि आर्टिकल 236 में अपॉइंट होते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। 236 में जो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट हो रहे हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट जज। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग में तो डॉक्यूमेंट है जी नोटिफिकेशन, एच शेड्यूल, ये आप बेसिक देख लीजिएगा। इज अबाउट द आई अबाउट द स्पेसिफाइड वैल्यू, ये क्या होता है इन रिलेशन टू कमर्शियल डिस्प्यूट। लुक एट हियर, स्पेसिफाइड वैल्यू इन रिलेशन टू कमर्शियल डिस्प्यूट shall mean the value of the subject matter in respect of the suit as determined in accordance with the section 12। तो सेक्शन 12 के हिसाब से स्पेसिफाइड वैल्यू डिसाइड की जाएगी। विच शैल नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीज़, राइट। सो मिनिमम कितना होना चाहिए, विच शैल नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीज़ और सच हायर वैल्यू एज बी नोटिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 3 लाख रुपीज़ वाली है। स्पेसिफाइड वैल्यू जो सेक्शन 12 में है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो 3 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि मान लीजिए कोई एक टर्म है जो कि नहीं डिफाइन किया गया है, यूज़ किया गया बट नहीं डिफाइन किया गया है, तो उसकी मीनिंग कहाँ से आप इनकॉर्पोरेट करिएगा, आप CPC से ले लीजिए और देन नेक्स्ट आप ले सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से, इंडियन एविडेंस एक्ट से और CPC और प्लस इंडियन एविडेंस। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 कमर्शियल कोर्ट, कमर्शियल अपीलेट कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन एंड कमर्शियल अपीलेट डिवीजन। सो कमर्शियल कोर्ट किस में होगा, ये 3 में है
और वहाँ पे कहाँ पे है, जो मेन डेफिनेशन क्लॉजेज में, वो 2B में डिफाइंड है, क्योंकि 2A में तो कमर्शियल अपीलेट कोर्ट है। ना हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोर्ट में कैसे होगा। सो इट शुड बी लाइक कि देखिए, आप जो हमने स्टार्टिंग प्रियम्बल में पढ़ा, ये कहाँ के लिए हो रहा है, ये हो रहा है बेसिकली हाई कोर्ट के पर्पज़ से। सो अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी, और हाई कोर्ट से कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कमर्शियल कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकती है। एक इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो वैल्यू होगी वो नॉट लेस देन 3 लाख रुपीज़। अब हाई कोर्ट के पास कौन सा ज्यूरिसडिक्शन होगा, हाई कोर्ट है ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन कौन सा होगा, ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। और जो वैल्यू दी जाएगी पिक्यूनरी लिमिट, ना तो एक नंबर पॉइंट की 3 लाख रुपए से कम नहीं होगी, एंड नंबर दूसरा, कोर्ट की जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सीड नहीं करेगी। क्योंकि हम स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हाई कोर्ट से कंकरेंस करके, कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमर्शियल कोर्ट इस्टेब्लिश कर रही है। ऑलराइट, नाउ पॉइंट नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, सबसेक्शन 3, कि स्टेट गवर्नमेंट किसकी कंकरेंस लेगी, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा पर्सन को जिनको एक्सपीरियंस है डीलिंग विद द कमर्शियल डिस्प्यूट। क्या बना देगी, इनको जज बना सकती है, या तो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे बना सकती है, या तो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के बिलो भी कर सकती है। सो ये अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। नाउ 3 इज अबाउट द डिजिग्नेशन ऑफ कमर्शियल अपीलेट कोर्ट। तो कमर्शियल कोर्ट 3 में है, देन डिजिग्नेशन ऑफ कमर्शियल अपीलेट कोर्ट ये 3A में डिफाइन किया गया है, कौन करेगा। सो एक्सेप्ट द टेरिटरी ओवर विच द हाई कोर्ट हैव ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, इसको छोड़ के जहाँ पे हाई कोर्ट का ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद द कंसर्न हाई कोर्ट। तो यदि कमर्शियल अपीलेट कोर्ट बनानी है तो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट को, और नोटिफिकेशन इशू करेगी सच नंबर ऑफ कमर्शियल अपीलेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट जज लेवल एज इट मे डीम नेसेसरी। सो कमर्शियल अपीलेट कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बना सकती है कंसर्न हाई कोर्ट के कंकरेंस के बाद स्टेट गवर्नमेंट। सो 3A इज अबाउट द डिजिग्नेशन ऑफ कमर्शियल अपीलेट कोर्ट। 3A के रिगार्डिंग में ये ध्यान देना होगा कि ये इंसर्ट किया गया है बाय द 2018 अमेंडमेंट। नाउ 4 इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के कमर्शियल डिवीजन का यदि है कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो 4 में होगा। तो हाई कोर्ट में देखिए क्या होता है, हाई कोर्ट है ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होंगे मे बाय ऑर्डर कंस्टिट्यूट कमर्शियल डिवीजन विच वन और मोर बेंचेज एग्जिस्टिंग ऑफ ए सिंगल जज फॉर पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन। इसमें देखिए जब भी आपका ये हो रहा है कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट है तो इसको कौन अपॉइंट कर रहा है, ये हो रहा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, आपके कमर्शियल अपीलेट कोर्ट में है स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल कोर्ट में भी आ रही है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन कमर्शियल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट में ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। Now the Chief Justice of the High Court shall nominate such judge of the High Court who have experience in dealing with the commercial dispute to the judge of commercial division. Right? Now, point number 5th is about section 5th is Constitution of Commercial Appellate Division. Commercial division हो गया हाई कोर्ट में, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही कर रहे हैं। देन इज अबाउट द 6 जब हम 5 पढ़ रहे हैं क्लॉज 2, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेट सच जज ऑफ द हाई कोर्ट, सच जज ऑफ द हाई कोर्ट। अभी तक डिवीज़न कमर्शियल अपीलेट कोर्ट में कौन था, किसी भी पर्सन को जो कोई उस एरिया में एक्सपीरियंस हो, बट जब कमर्शियल डिवीज़न के बारे में बात आएगी तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नॉमिनेट करेंगे किसी हाई कोर्ट के जज को, सच जज ऑफ द हाई कोर्ट हु शैल एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद द कमर्शियल डिस्प्यूट टू द जज ऑफ द कमर्शियल डिवीज़न। सो इज अबाउट द is about the 4. 5 clause 2, the Chief Justice of the High Court shall nominate such judge of the High Court who have experience in dealing with the commercial dispute to the judge of the Commercial Appellate Division. So Commercial Appellate Division और Commercial Division इन दोनों के लिए ये पॉइंट सेम है कि इनको जज ही वो नॉमिनेट करेंगे। Then 6 about the jurisdiction of commercial court, तो ये स्पेसिफाइड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही jurisdiction इनका तय किया जाता है। स्पेसिफाइड वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, सेक्शन
वाले में मिलेगी, वहाँ पे हम देखेंगे। देन 7 नंबर है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। इसका क्या होगा? सो ऑल सूट और एप्लीकेशन रिलेटिंग टू द कमर्शियल डिवीजन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू हाई कोर्ट हैव। हाई कोर्ट के पास कौन सी ज्यूरिसडिक्शन? ऑर्डिनरी, ओरिजिनल, सिविल ज्यूरिसडिक्शन। ये हर्ड की जाएगी, डिस्पोज की जाएगी बाय कमर्शियल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो ज्यूरिसडिक्शन कितनी होगी? जो आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू के हिसाब से और हाई कोर्ट के ऑर्डिनरी, ओरिजिनल, सिविल ज्यूरिसडिक्शन दे ही दिया गया है, कमर्शियल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट के द्वारा ये सुनी जाएगी। अच्छा, प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट ऑल सूट एंड एप्लीकेशन रिलेटिंग टू कमर्शियल डिस्प्यूट स्टिपुलेटेड बाय एक्ट लाई इन कोर्ट नॉट inferior to the district court and filed or pending or the original site of the high court shall be heard and disposed by the commercial division of the high court। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नॉट बिलो। बट हम देखते हैं प्रोवाइजो 2 में कि जो सूट और एप्लीकेशन जो ट्रांसफर्ड टू हाई कोर्ट हो रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 22 ऑफ द डिज़ाइन एक्ट, 104 ऑफ पेटेंट एक्ट या डिज़ाइन और पेटेंट एक्ट के जो अंडर में सूट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये हेड एंड डिस्पोज किए जाएंगे बाय द कमर्शियल डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट इन ऑल द एरियाज ओवर विच द हाई कोर्ट एक्सरसाइज ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। तो सिंपली ये भी कमर्शियल डिवीजन के द्वारा हाई सुने जाएंगे, कमर्शियल डिवीजन के द्वारा ये सुने जाएंगे। कौन कौन से मैटर? डिज़ाइन एक्ट से रिलेटेड है, पेटेंट एक्ट से रिलेटेड है। अब एक चीज़ ये समझिए कि प्रोवाइडेड है कोई भी सूट या एप्लीकेशन है, सबसे पहले बोल दिया कमर्शियल डिस्प्यूट है, वापस से देखते हैं, बोला सिंपली आपको क्या करना है? लाई इन अ कोर्ट नॉट inferior टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मिनिमम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे रखिए। और नेक्स्ट में बोला कि डिज़ाइन या पेटेंट एक्ट के अंडर में मान लिया जा रहा है, तो ये हाई कोर्ट जाएगा, इसको सुनेगा कौन? कमर्शियल डिवीज़न सुनेगा। और जब भी हाई कोर्ट में आएगा तो ये मान के चलिए इसको कमर्शियल डिवीज़न ही सुनेगा। नाउ कम टू द सेक्शन 8, बार अगेंस्ट रिवीजन एप्लीकेशन और पिटिशन अगेंस्ट एन इंटरलॉकेटरी ऑर्डर। मान लीजिए एक इंटरलॉकेटरी ऑर्डर पास हो रहा है, उसके रिगार्डिंग में क्या सीन है? सो बार अगेंस्ट रिवीजन एप्लीकेशन और पिटिशन। तो इस इंटरलॉकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट में आप ना तो रिवीजन एप्लीकेशन लगाइएगा और ना ही कोई पिटिशन लगाइएगा, पिटिशन अगेंस्ट द इंटरलॉकेटरी ऑर्डर। नाउ let's read the section. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no civil revision application or petition shall be entertained against any interlocutory order of a commercial court, including an order to issue of jurisdiction, including an order on the issue of jurisdiction, and any such changes subject to the provision of section 7 shall be raised only in an appeal against the decree of commercial court। तो आप सिर्फ डिक्री पे जाइएगा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर पे आप इस पे आप पिटीशन पे रिवीजन की एप्लीकेशन आप ये नहीं लगाइएगा। 9 तो है नहीं क्योंकि हट चुका है 2018 से। देन है ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मैटर। आर्बिट्रेशन एक्ट में हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रेशन के किसी अदर लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। बट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन इज कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ ए स्पेसिफाइड वैल्यू। और जहाँ पे आर्बिट्रेशन इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, तो इस केस में क्या होगा? ऑल एप्लीकेशन और अपील अराइजिंग आउट ऑफ सच आर्बिट्रेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन 96 दैट हैव बीन फाइल्ड इन द हाई कोर्ट शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज बाय द कमर्शियल डिवीजन। सो यदि आर्बिट्रेशन इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हाई कोर्ट में जो किया जाएगा ये कमर्शियल डिवीजन के द्वारा होगा, कमर्शियल डिवीजन। यदि मैटर अदर देन दैट है तो उस केस में क्या होगा? फाइल्ड ऑन द ओरिजिनल साइड ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज बाय द कमर्शियल डिवीजन वेयर सच कमर्शियल डिवीजन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड इन सच हाई कोर्ट। क्लॉज 2 के हिसाब से यदि ज्यूरिसडिक्शन आपका हाई कोर्ट का बन रहा है तो उस केस में कमर्शियल डिवीजन सुनेगी, और यदि अदर देन हाई कोर्ट का सीन बन रहा है सो उस केस में कौन करेगा? उस केस में आप देखिए दैट वुड ऑर्डिनरी लाइज बिफोर एनी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट, राइट? So shall be filed in heard and disposed by the commercial court exercising territorial jurisdiction.
सो सिंपली है, यदि आपको हाई कोर्ट के लेवल पे सीन है तो कमर्शियल डिवीज़न हाई कोर्ट, यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो एक्सरसाइजिंग टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये कोर्ट होगी। सो दिस इज अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन पार्ट। और नंबर 1 में हमने देख ही लिया कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, और यदि हाई कोर्ट मतलब दैट हैव बीन फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, तो उस केस में कमर्शियल डिवीज़न के पास जाएगी मैटर। नाउ बेसिकली पीटी के पर्पज़ से आपको देखना है, तो जब भी हाई कोर्ट का ऑप्शन आए तो कमर्शियल डिवीज़न आप लगाइएगा, कमर्शियल डिवीज़न। देन 11 इज अबाउट द बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट एंड कमर्शियल डिवीज़न। नाउ notwithstanding anything contained in this act, a commercial court or commercial division shall not entertain or decide any suit, application or proceeding relating to any commercial dispute in respect of which the jurisdiction of civil court is either expressly or impliedly barred. The jurisdiction of the civil court is either expressly or impliedly barred under any other law for the time being in force. तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट ओवरराइड कर रहा है कि कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल डिवीज़न ये इंटरटेन नहीं करेंगी और डिसाइड, ना तो इंटरटेन करेंगी और ना ही डिसाइड करेंगी किसी सूट एप्लीकेशन प्रोसीडिंग को जिनको इंटरटेन करने के लिए जिनका ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स।